नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ तथा राज्य क्षेत्र के पहली दो वीडियो में आपने देखा, हमने बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में ज़्यादा कुछ डिस्कशन को नहीं है, लेकिन इस वीडियो में साथ में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा भारत संघ में राज्यों का उद्भव कैसे हुआ है और कौन कौन सी समितियां ये जो है राज्यों के उद्भव से संबंधित हैं, किस प्रकार से और आज के समय में किस प्रकार से हम एक नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, क्या इन्होंने जो है समितियों ने अपने सुझाव दिए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 को थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहा है। हमने देखा आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट एडमिट करने की बात है, आर्टिकल 3 में न्यू स्टेट क्रिएट करने की बात है। आर्टिकल 3 मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जब भी नए स्टेट क्रिएट किए जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो मेजॉरिटी की ज़रूरत है, वो मेजॉरिटी की ज़रूरत, बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। एक सामान्य सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही क्या कर दिया जाता है, नए स्टेट के से संबंधित बिल को पास कर दिया जाता है। अब आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बदलाव अगर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। अब अगर नया राज्य बन रहा है, नया राज्य अगर बन रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर जगह में अपना इफ़ेक्ट डालता है, बदलाव करता है। कैसे? सबसे पहले कहाँ बदलाव डालता है? शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में। मैंने शेड्यूल में डिस्कस किया था। शेड्यूल 1 में क्या दिया गया है? शेड्यूल 1 में दिया गया है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, उनके नाम, उनकी बाउंड्री लाइंस। दूसरा शेड्यूल 4 में क्या है? शेड्यूल 4 में दिया गया है सीट एलोकेशन फॉर द स्टेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य से या किस संघ शासित क्षेत्र से कितनी सीटें राज्यसभा को जाएंगी। तो अगर मान लीजिए यूपी से एक पार्ट काट करके उत्तराखंड बना दिया गया, अब यूपी से हमने एक पार्ट तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया, तो पहली चीज़ शेड्यूल में क्या चेंज हो जाएगा? एक स्टेट बढ़ जाएगा। यूपी की बाउंड्री लाइन रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, उत्तराखंड स्टेट का नाम जोड़ना पड़ेगा, उत्तराखंड की बाउंड्री लाइन जोड़नी पड़ेंगी, यानी शेड्यूल 1 चेंज हो गया। दूसरा शेड्यूल 4 में क्या चेंज होगा? अब शेड्यूल 4 में राज्यसभा के लिए सीट एलोकेशन है, तो यूपी के लिए अभी तक जितनी सीटें थी, यूपी के लिए 34 टोटल सीटें थी। इन 34 में से उत्तराखंड की पॉपुलेशन के हिसाब से 3 सीटें चली गई कहाँ? उत्तराखंड को। यानी अब यूपी के लिए कितनी सीटें हैं? 31। और उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें मिल गई? 3। तो यहाँ शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा कि यूपी स्टेट से अब राज्यसभा को 31 सीटें और एक नया स्टेट उत्तराखंड, यहाँ भी जो है 3 सीटें राज्यसभा को जाएंगी। तो इट मीन शेड्यूल 1 भी चेंज हुआ है, शेड्यूल 4 भी चेंज हुआ है। आर्टिकल 4 जस्ट यही डिस्क्राइब करता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कभी भी शेड्यूल 1 और 4 को चेंज करना पड़े तो इसे आर्टिकल 368 के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। यानी इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सामान्य विधेयक के अंतर्गत ही क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। अगेन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल गया। तो आर्टिकल 4 आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 4 के बाद अब हम बात करेंगे स्टेट फॉर्मेशन या स्टेट फॉर्मेशन से पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं। हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा, आर्टिकल 4 पढ़ा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, नया स्टेट क्रिएट करना संघ में, नया स्टेट एडमिट करना यानी बाहर से किसी क्षेत्र को जोड़ना, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 2-3 कह रहा है। लेकिन क्या पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिएगा, क्या पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है? क्या आर्टिकल 2 और 3
ये प्रोविज़न करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दे। क्या ये शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट को देता है? और ये विवाद शुरू में ही, यानी जब हम आज़ाद हुए थे उसके कुछ समय पश्चात ही आ गया था। इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इसे देखें। आपको पता है जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया तो 1947 में 1947 में सर रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था और ख़ासकर ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ बंटवारा किया था। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को आज़ाद कर रहे थे तो अंग्रेज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा शासन नहीं कर सकते, इन्हें फटाफट से जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल इनको जो है फ्री करके, इनको आज़ाद करके जो है हम वापस चले जाते हैं। तो अंत समय में अंग्रेज़ों ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फटाफट काम करने की उनकी जो है फितरत रही कि कितने जल्दी हम इस काम को समाप्त कर सकें। भारत पाकिस्तान बंटवारा जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। खासकर सर रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने तो बाउंड्री लाइन इस प्रकार से बना दी कि कई गाँवों के बीच से यानी विवाद किस प्रकार हो गया, इन्होंने बाउंड्री लाइन इस प्रकार से बना दी, एक गांव है, आधा गांव आ गया भारत में, आधा गांव चला गया पाकिस्तान में। अगर प्रैक्टिकली देखो तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, बट अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया। अब जब ये कर दिया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी पता था और भारतीय गवर्नमेंट को भी पता था कि ये कहीं ना कहीं आगे विवाद ज़रूर करेगा। इसके लिए 1950 में इस सीमा रेखा को सुलझाने के लिए 1950 में बग्गे समिति बनाई गई। ध्यान रखिएगा, बग्गे समिति का संबंध किससे है या बग्गे समिति क्यों बनाई गई थी 1950 में? भारत पाकिस्तान सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। बग्गे समिति ने अपनी कुछ रिपोर्ट दी। 1958 में पहला यहाँ पे कदम उठाया गया। 1958 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे मून। नेहरू और मून के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। दोनों ने इस चीज़ को माना कि भैया आने वाले समय में ये सीमा को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है, क्यों ना इस विवाद को पहले ही सुलझा दिया जाए। आज भी आपको पता है 2020 में जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरी तरफ रन ऑफ कच्छ को लेकर के सीमा विवाद हमारे पाकिस्तान के साथ अभी भी हैं। तो उन्होंने उस समय थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश की। अब जब सुलझाने की कोशिश की तो नेहरू मून के बीच जो समझौता हुआ, यहाँ पे एक पेच फंसा। एक जो क्षेत्र था, ये एक क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में, इस क्षेत्र का नाम है बेरुबाड़ी। बेरुबाड़ी एक संघ है। ये क्षेत्र जो था भारत के पास था वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल यानी ईस्टर्न पाकिस्तान की साइड, यानी इस समय बांग्लादेश की साइड। अब जब ये समझौता हुआ तो बेरुबाड़ी संघ को दिया जा रहा था इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान को, यानी इस समय बांग्लादेश को। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में राजनीतिक विद्रोह हो गया। 1958 का जो ये मामला था 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। इसे नाम दिया गया बेरुबाड़ी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरुबाड़ी संघ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम डिसीजन दिया और इस डिसीजन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 2 एंड 3 पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर नहीं देती है कि वो भारत संघ के किसी भाग को जो है किसी दूसरे देश को दे। एडमिट कर सकती है, न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है, लेकिन अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने की पावर आर्टिकल 2 और 3 जो है ना तो इंडियन पार्लियामेंट को दे रहा है ना तो इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा है। तो देन पूछा गया कि भाई कैसे कर सकते हैं, सीमा समझौता तो करना पड़ेगा, ये विवाद तो समाप्त करने पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा आर्टिकल 2 एंड 3 डज नॉट हैव द पावर। आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत आपके पास पावर नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कीजिए, संविधान में आप क्या कीजिए, संशोधन कीजिए। यानी अगर आपको कोई क्षेत्र पार्लियामेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है तो क्या आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत वो पावर है? नहीं, आर्टिकल 2 और 3 वो पावर नहीं देता है। लेकिन अगर देना चाहे, कोई विवाद अगर सुलझाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, संविधान संशोधन कीजिए।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, वो क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तब 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1960 में, और बेरोबाड़ी संघ दे दिया गया किसको, पाकिस्तान को, यानी बेरोबाड़ी संघ आज की डेट में है बांग्लादेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे दें? नहीं। अगर इंडियन गवर्नमेंट कभी ऐसा करना चाहती है तो कर सकती है, बट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के द्वारा कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में अपना एक डिसीजन दिया कि अगर सामान्य तौर पर देना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई विवाद, कोई सीमा विवाद सुलझाना है तो एग्जीक्यूटिव को हम थोड़ा सा पावर देते हैं, क्योंकि सीमा विवाद आपको पता है सुलझाने के लिए जो है बहुत समय लगता है। सीमा विवाद बहुत इजीली या काफ़ी आसानी से समाधान इसका नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीमा विवाद अगर कहीं पे सुलझाने की ज़रूरत पड़े, उसके लिए भूमि आदान प्रदान की जा रही है किसी दूसरे देश के साथ, तो तब आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2015 में, भारत और बांग्लादेश के बीच आपस में सीमा समझौता किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा समझौता किया गया, विवादित सीमा को जो है आपस में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया, जबकि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विवाद सुलझाने के लिए और आप जो है बिना अमेंडमेंट के भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या रखा, इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, इसका मैं एक अलग से आपको जो है लेक्चर दूंगा किस प्रकार से 2015 में किया गया, क्यों इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, क्यों हमारी एग्जीक्यूटिव ने या हम भारत सरकार ने डायरेक्टली इसे नहीं किया। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उदय किस प्रकार से हुआ। हमने देख लिया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। अब जो आप अभी स्टेट देख रहे हैं वो स्टेट कैसे बने, उससे संबंधित समिति क्या थी, अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हमारे संघ में 28 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा हटा दिया गया है, और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये किस प्रकार से बने, क्या इनके बनने के कारण थे, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। स्टार्टिंग किस तरीके से रही, बाद में तो स्टेट फॉर्मेशन अलग अलग कारणों से हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग इसका क्या रहा था, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें। देखिए, जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया 1947 में, तो अंग्रेज़ों के पास या अंग्रेज़ों के समय जो लैंड थी, जो एरिया था, वो क्या था, या तो ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें। और ये देसी रियासतें कितनी थी, 562। इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई, एरिया को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के व्यवस्था की गई। जो ब्रिटिश प्रांत था वो तो बांट दिया गया, किस में, इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया गया। साथ में प्रिंसली स्टेट, अंग्रेज़ों के इनके साथ जो है अच्छे संबंध थे। प्रिंसली स्टेट को क्या कहा गया, जहाँ पे राजा राज कर रहे थे। भारतीय क्षेत्र में 562 और मोर देन, छोटे छोटे को मिला दें तो 562 से ज़्यादा ये जो है देसी रियासतें थी। इन्हें अंग्रेज़ों ने क्या कहा, इन्हें अंग्रेज़ों के इनके साथ अच्छे संबंध थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें खुली छूट दी। अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा कि भैया या तो आप जो है भारत में शामिल होना चाहते हो तो भारत में शामिल हो जाओ, आप अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और अगर आप फ्रीली स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आप अपना स्वतंत्र रहकर राजकाज कर सकते हो, रूल रेगुलेशन चला सकते हो। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 562 जो ये प्रिंसली स्टेट हैं, अगर ये फ्री होते,
भारत संघ में शामिल ना होते तो आज भारत का मैप क्या होता। जो आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, वहाँ बीच बीच में छोटे छोटे अलग देश या अलग राज्य होते, जो देसी रियासत होती, प्रिंसली स्टेट होती, राजा शासन कर रहे होते। नेपाल फिर भी बहुत बड़ा देश है, लेकिन उससे छोटे छोटे ऐसे एरिया होते। तो अतः इन्हें कब्जे में लेना, इन्हें अपने अधिकार में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो भारत की तरफ से आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव जो थे मेनन, उन्होंने इस तरफ बहुत बढ़िया काम किया। आयरन मैन इसीलिए सरदार पटेल को कहा जाता है। उन्होंने देसी रियासतों के विलय का काम किया। ये 562 में से 559 रियासतें, 559 रियासतें बहुत इजीली जो है भारत संघ में शामिल हो गई थी, थोड़ा बहुत विद्रोह के साथ। 3 रियासतों ने सबसे ज़्यादा विद्रोह किया, वो कौन सी थी? एक था जूनागढ़ में जो है रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, तब भारत में मिला। हैदराबाद में जो है पुलिस कार्यवाही की गई, तब भारत संघ में मिला। और तीसरा और अंत का जम्मू एंड कश्मीर की तो कहानी सभी को पता होगी। जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र हस्ताक्षर किया, तब जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। अल्टीमेटली जो ये 562 देसी रियासतें थी, ये सारे की सारी भारत में मिल गई। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविज़न किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविज़न किया वो क्या था? 1950 में प्रोविज़न किया गया, 4 भाग रखे गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में 9 स्टेट, पार्ट बी में 9 स्टेट, पार्ट सी में 10 स्टेट, पार्ट डी में 1 स्टेट, टोटल 29 स्टेट। 29 स्टेट जो है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। बहुत बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, संविधान जब लागू हुआ तो राज्यों की कितनी श्रेणियाँ थी? तो राज्य 4 श्रेणी में बांटे हुए थे। अभी की तरह स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नहीं थी, 4 अलग अलग श्रेणी थी। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर्स वाले प्रांत रखे गए थे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर प्लस प्रिंसली स्टेट वाले प्रांत रखे गए, अलग अलग तरीके से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अलग रखे गए। और पार्ट डी में एकमात्र था अंडमान एंड निकोबार। तो ये इन्होंने टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 1950 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, टोटल स्टेट 29 थे। टोटल कितने भागों में राज्य बटे हुए थे? 4 भागों में राज्य बटे हुए थे। लेकिन आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि 562 प्रिंसली स्टेट थी। हमने आर्टिकल 1-2 में 2-3 में देखा भी, 1-2-3 में कि भैया कुछ हमने डायरेक्टली एज ए स्टेट मिला दिए, बहुत सारे एरिया को हमने जोड़ दिया एक दूसरे के साथ। तो जैसे जैसे देसी रियासतें मिल रही थी, 562 छोटा डिजिट नहीं है, जैसे जैसे प्रिंसली स्टेट जो है एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तो उनके बगल के जो राज्य थे उनके साथ उन्हें क्या कर दिया जा रहा था? ऐड कर दिया जा रहा था। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये स्टेट की व्यवस्था थी, ये क्या थी? अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी, नॉन परमानेंट थी। इसीलिए आर्टिकल 2-3 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि ये जो हम नॉन परमानेंट अभी व्यवस्था कर रहे हैं, इसको बाद में गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर सके? सुलझा सके। तो इन्होंने जो ये अस्थायी व्यवस्था की, इसको परमानेंट या स्थायी करने की ज़रूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही, यानी बिफोर 1950 ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। राज्यों के पुनर्गठन की जब मांग उठने लगी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही, कि राज्य अलग अलग होने चाहिए, राज्यों को पुनर्गठित कीजिए, तो इस तरफ गवर्नमेंट को काम करना पड़ा। गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, चलो इसे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही जो है राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, वो था एस.के. धर कमीशन या धर आयोग। बहुत बार पूछा जाता है धर आयोग का संबंध। तो धर आयोग बनाया गया। धर आयोग से कहा गया कि आप देखें कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हम किस प्रकार से करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम जो बात थी, जो डिमांड लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी, जिस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा था, वो ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए।
तो धर आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि क्या भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का जो है निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट ने जो कहा था कि राज्य जो बटे हुए हैं किस आधार पर बटे हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर बटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा राज्य जो है भाषा के आधार पर न बनकर किस आधार पर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से बनाए जाएं। जब उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट दी तो बहुत तेज़ी के साथ जो है विद्रोह शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। अब आप देखिए 1948 की बात चल रही है। इस समय भारत पाकिस्तान बंटवारा लगभग संपन्न हुआ है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो है दोनों तरफ सीमाओं पे तनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर की समस्या अलग बनी हुई है। गांधी जी और उनकी हत्या का जो है अलग से विद्रोह वगैरह हो रहा है। तो चारों तरफ यानी देश में स्थिति ऐसे बन रही है कि एक गृह युद्ध की आशंका है। चारों तरफ खून खराबा और इस अभी एक तरीके से कहें तो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति को या इस विरोध प्रदर्शन को कम करने के लिए तुरंत जो है एक आयोग दूसरा बनाया गया। इस कमीशन को नाम दिया गया JVP, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता मैया। पट्टाभी सीता मैया इन तीनों के अध्यक्ष, इन तीनों सदस्य थे। इस कमीशन का कोई अध्यक्ष नहीं था। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ये इसीलिए यहाँ पे शामिल हुए ताकि लोगों को ये लगे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के सदस्यता में जो है अब यहाँ पे काम देखा जा रहा है, तो शायद हमें बेटर रिजल्ट मिले, ताकि विद्रोह थोड़ा सा समाप्त हो सके। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में भाषा को आधार नहीं बनाया, क्योंकि अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तो इन्होंने भी कहा भाषा आधार नहीं हो सकता है। अब भाषा आधार नहीं हो सकता है तो एक बार फिर से जो है जन आंदोलन शुरू हो गए। तेलुगु भाषा के लिए जो है अलग राज्य आंध्र प्रदेश के लिए बहुत तेज़ी के साथ आंदोलन हुए और इन आंदोलन में एक बड़े जन नेता P रामल्लू की मृत्यु हो गई। 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई। आपको पता है कि भूख हड़ताल के पश्चात जब एक बड़े नेता की जो है मृत्यु हो गई थी तो जन आंदोलन और तेज़ी के साथ और आक्रोश के साथ जो है जन आंदोलन शुरू होना था। लेकिन इसी को भांपते हुए तुरंत अक्टूबर 1953 में ही क्या कर दिया गया, मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया तेलुगु भाषाई लोगों के लिए। अब इस कदम से और जो क्षेत्र थे वहाँ से डिमांड उठने लगी, क्योंकि यहाँ एक बड़े नेता की मृत्यु हुई। भूख हड़ताल के पश्चात यहाँ लोग जो है उग्र आंदोलन करने को तैयार हो गए। गवर्नमेंट ने उनको शांत करने के लिए तुरंत जो है क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया अक्टूबर 1953 में। लेकिन जब आंध्र प्रदेश इस प्रकार से अलग हो गया तो संघ के दूसरे क्षेत्रों से भी आंदोलन तेज होने लगे। तो 1953 में ही एक आयोग बना दिया गया, फजल अली आयोग। फजल अली इनके अध्यक्ष थे, जिनके नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा। फजल अली आयोग 1953 में जब बना तो इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। अब देखिए, धर कमीशन ने भी रिपोर्ट दी, भैया भाषा जो है आधार नहीं हो सकता है। पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के सदस्यता में जो रिपोर्ट आई वहाँ पे भी कहा कि भाई भाषा आधार नहीं हो सकता है। दोनों बार जन आंदोलन हुए। तो अब ये क्या करते, तो इन्होंने अपना पहला जो पॉइंट दिया, इन्होंने कहा भाषा एक मुख्य आधार हो सकती है, क्योंकि मना करते तो फिर वही चीज़ होती। इन्होंने कहा भाषा एक मुख्य आधार हो सकती है राज्य अलग बनाने का, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत है वो गलत है, यानी एक भाषा के लिए एक राज्य देना उचित नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा भाषा को हम एक मुख्य आधार बना सकते हैं, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं रहेगा। कुछ इन्होंने अलग पॉइंट दिए कि भैया सबसे पहले इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ नेशन देखी जाए, तभी जो है स्टेट का क्रिएशन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी देखा जाए, प्लस वहाँ पे देखा जाए कि क्या फाइनेंशियली स्टेट अपने काम करने के लिए सक्षम है, इकोनॉमिकली भी स्टेट को देखा जाए। तो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट के साथ
ये रिपोर्ट दी। और जहाँ पे जो सबसे अहम है, भाषा एक मुख्य आधार हो सकती है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट में कही। फजल अली आयोग ने साथ में सिफारिश की कि रीऑर्गेनाइज करके 16 स्टेट बना दिए जाए, 16 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज क्या कर दी जाए, बना दी जाएँ। इस मांग को स्वीकार किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। 1 नवंबर 1956 को इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पास किया गया। और यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिए 29 स्टेट थे। 1953 में एक स्टेट और क्रिएट हो गया था, वो था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के लिए। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए 1956 में, तो हमारे पास टोटल कितना, इन सब को हटा करके 14 स्टेट बना दिए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। आफ्टर 1956 पहला स्टेट 1960 में बना बम्बई से महाराष्ट्र, मराठी भाषाओं के लिए। बम्बई था ऑलरेडी, नाम चेंज महाराष्ट्र हो गया मराठी भाषा के लिए। हमारा 15वां स्टेट बना गुजरात, गुजराती भाषा के लिए, बम्बई से अलग होकर के। तो इस प्रकार से स्टेट की शुरुआती क्रिएशन हुई। अब आपसे एक उम्मीद है कि आप इसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे, इसके बाद स्टेट किस किस प्रकार से जो है क्रिएट किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।